Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज मेरा स्वराज. Co-powered by Mongia Steels, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tyre, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज दिल्ली वालों के लिए दिवाली से ठीक पहले एक खुशखबरी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। यानी इस बार भारत की राजधानी में दिवाली पटाखों के साथ मनाई जाएगी। दिल्ली सरकार इस दलील के साथ सुप्रीम कोर्ट गई थी कि दिवाली पर पटाखे जलाना हिंदू धर्म की परंपरा का एक हिस्सा है। यह फैसला बताता है कि आज के जमाने में पर्यावरण और परंपरा दोनों के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है और अगर हम चाहें तो दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि 4 साल तक दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा रहा, लेकिन क्या इससे दिल्ली की हवा में कोई सुधार आया? इसके बाद हम आपको भारतीय मूल के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जो काम करता है अमेरिकी सरकार के लिए, रहता है अमेरिका में, लेकिन जासूसी कर रहा था चीन के लिए। यह कहानी है 64 वर्ष के एशले टेलिस की, जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय में पिछले 25 साल से एक बहुत ही प्रभावशाली पद पर काम कर रहे हैं। वो दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर और अखबारों में अमेरिकी विदेश विभाग का पक्ष रखते हैं। दुनिया भर में एक एक्सपर्ट के रूप में उनका बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन अब FBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और यह पता चला है कि वो अमेरिकी सरकार में काम करते हुए वहां की सारी खुफिया जानकारियां चीन तक पहुंचा रहे थे। यानी ये आदमी चीन का एजेंट था। अब खतरनाक बात यह है कि ये भारत में भी टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल्स की मनपसंद आवाज है। एशले टेलिस अपने आर्टिकल्स में अक्सर मोदी सरकार की आलोचना करते थे और भारत में लोकतंत्र को हर बार खतरे में बताते थे। कहते थे हिंदू राष्ट्रवाद भारत के लिए खतरनाक है और अक्सर ये भी लिखते थे कि भारत चीन के सामने बहुत ही कमजोर है, भारत कभी भी चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आज इस तरह का एक शख्स एक्सपोज हुआ है, लेकिन हो सकता है न जाने कितने ही ऐसे दूसरे लोग हमें अखबारों में, सोशल मीडिया पर और टीवी पर दिखाई देते हैं, जो कभी एक्सपर्ट बनकर आते हैं, कभी पत्रकार बनकर आते हैं, कभी कोई बुद्धिजीवी बनकर आते हैं और हो सकता है कि उनमें से भी कुछ लोग किसी न किसी दुश्मन देश के एजेंट हो सकते हैं। इसलिए आज हम आपको सावधान भी करना चाहते हैं। और आज हमारा तीसरा विश्लेषण इस देश के मुस्लिम वोटर्स के लिए है। बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या 18% है, लेकिन चुनाव में विधायक बनने के मामले में उनकी संख्या सिर्फ 8% है। बिहार में यादवों की जनसंख्या 14.5% है, लेकिन आरजेडी के शासन में मुख्यमंत्री हमेशा यादव समुदाय से ही बनते हैं। आज हम ये मांग उठाएंगे कि मुसलमानों पर राजनीति करने वाले इंडिया गठबंधन को यह ऐलान करना चाहिए कि अगर बिहार में उसकी सरकार बनी तो वो किसी मुस्लिम नेता को कम से कम उप मुख्यमंत्री पद पर जरूर बैठाएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, और यह खुशखबरी भी है, यह है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली वालों में दिवाली से ठीक पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी अब दे दी है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए गई थी कि दिल्ली में लोगों को पटाखे जलाने की मंजूरी दी जाए क्योंकि यह हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। बिना पटाखों के दिवाली कितनी सूनी है, यह बात दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताई। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि दिवाली में पटाखे जलाना
हिंदू धर्म की परंपरा में शामिल है, इसलिए दिल्ली और एनसीआर में पटाखे जलाने से लोगों को रोकना उन पर एक प्रकार का अत्याचार है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध में कुछ छूट देते हुए यह संदेश दिया है कि पर्यावरण और त्योहार के बीच, पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आप सुन लीजिए। इस फैसले के मुताबिक अब दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन ग्रीन पटाखे जलाने की आपको अनुमति होगी। ये ग्रीन पटाखे लेकिन कुछ समय के लिए ही अलाउड हैं। ये ग्रीन पटाखे केवल रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे और सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ही आप जला पाएंगे, यानी दिल्ली और एनसीआर के लोग। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर में दूसरे शहरों से पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। जिन व्यापारियों को ग्रीन पटाखे बेचने का लाइसेंस मिला है वही लोग इन पटाखों को बेच पाएंगे। बाकी का कोई और व्यापारी, कोई और दुकान ग्रीन पटाखों को नहीं बेच सकता। दिल्ली और एनसीआर में वर्ष 2020 से पटाखों पर पाबंदी लगी हुई थी और हमारे देश में पटाखे कई मौकों पर जलाए जाते हैं। इसलिए आज आपको यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश में जब भारत की टीम कोई बड़ा क्रिकेट मैच जीतती है, कभी कोई वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लेती है, तब भी आपने देखा होगा कि लोग अक्सर पटाखे चलाते हैं। जो दूसरे धर्मों के त्योहार हैं उन पर भी पटाखे चलाए जाते हैं। शादियों के दौरान भी पटाखे चलाए जाते हैं। क्रिसमस का त्योहार जब मनाया जाता है तो उस दिन भी उस त्योहार पर भी पटाखे जलाए जाते हैं और नए साल के मौके पर भी हमारे देश में पटाखे जलाए जाते हैं। तो फिर इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगती? हमारे देश में हमेशा से यह बहस होती रही है कि जब हिंदू त्योहार होते हैं तभी पटाखों पर रोक लगाने की मांग क्यों होती है, जबकि अन्य त्योहारों पर और अन्य मौकों पर हमारे देश के जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं ये चुप रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दूसरे त्योहारों और नए साल पर पटाखों के समय को तय करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि आप जो दूसरे त्योहारों पर लोग पटाखे जलाते हैं, नए साल पर जो लोग पटाखे चलाते हैं, उस पर भी आप एक टाइम टेबल बना दीजिए कि कब से कब तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। जैसे क्रिसमस के मौके पर और नए साल के मौके पर रात को 11:55 से रात को 12:30 बजे तक और गुरु पर्व के मौके पर सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे और शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया। जबकि शादी और दूसरे मौकों पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की ही मंजूरी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में और एनसीआर में पिछले कई वर्षों से दिवाली बड़ी सूनी हुआ करती थी बिना पटाखों के। हालांकि तब भी बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके से पटाखे जला ही लिया करते थे, लेकिन तब भी अब कानूनन इजाजत मिलने के बाद दिल्ली के लोग काफी खुश हैं, काफी प्रसन्न हैं। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने क्षेत्रवासियों को ये मानते हो कि दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास का त्योहार होता है और आतिशबाजी करने की जो परमिशन दिलाई है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की पात्र हैं। पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि चलाए लिमिट में, जिससे पोल्यूशन ना हो और दिक्कत ना आए, अगले साल भी फिर कामयाबी मिले। बहुत खुशी होगी, बच्चे खुश होंगे, हमारे बच्चे उदास थे अब खुश हो जाएंगे और बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देती हूँ, बच्चे को खुश कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। हर साल बच्चे बहुत बंदी दीपावली मनाते हैं, इस साल खुशियों से भरा त्योहार है, बच्चे बहुत खुश है। बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया है, बहुत बढ़िया लगा। हमें भी कई सालों से दिवाली सुनी हो रही थी, तो इस बार अच्छी दिवाली मनाई जाएगी। अगर लोग लिमिट में यूज करते हैं तो सही है, अनलिमिटेड यूज करते हैं तो गलत है। मुझे लगता है कि सरकार ने छूट दिया 3 दिन बाद, तो इस पटाखों का उपयोग लिमिट करो, अनलिमिटेड मत करो। केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा कोई वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि पटाखों को न जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है या पटाखों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। तुषार मेहता ने आज सुनवाई के दौरान पटाखे जलाने के 2 घंटों के समय को और बढ़ाने की भी मांग की और इसके लिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पेश की। आप भी जरा सुनिए।
उन्होंने कहा कि 2 घंटे में 1 घंटा तो माता पिता को मनाने में ही चला जाता है और मेरे अंदर का बच्चा आपके अंदर के बच्चे को मना रहा है कि आप पटाखे चलाने के समय को बढ़ा दें। तो ऐसा तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, 2 घंटे का समय तो बहुत कम है। आपको पटाखे जलाने के लिए समय की जो अवधि है इसे बढ़ाया जाना चाहिए और हम सब के अंदर एक बच्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तुषार मेहता के इस भावनात्मक दलील का भी जिक्र करते हुए लिखा कि कोर्ट ने भावनात्मक आग्रह को नहीं माना और अपना संयम बनाए रखा। और यह बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, कानून में भी कई बार भावनाओं का स्थान होना चाहिए और तुषार मेहता ने जो कहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आज ये पूरा आदेश मैं लेकर आया हूं, इसमें क्या क्या रहा। और वो ये कहते हैं कि इट इज फर्दर टू बी नोटेड दैट द क्वेरी एज टू वेदर देयर वाज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द AQIs इन द ईयर 2018 एंड 2024 when the ban was imposed, it has been fairly stated that there is not much difference except the COVID period when the AQI had drastically come down. इसका मतलब यह है कि जब दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ था तब क्या दिल्ली की हवा साफ हो गई थी? उस प्रतिबंध से क्या दिल्ली को कोई फायदा हुआ? आंकड़े क्या कहते हैं? क्या इसकी वजह से दिल्ली का AQI बेहतर हुआ था? यहां पर यह बताया गया है कि पटाखों पर बैन लगाने से दिल्ली की हवा पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसी थी वैसी ही रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है और कहा है कि पर्यावरण के लिए परंपरा पर रोक नहीं लगनी चाहिए, बल्कि पर्यावरण और परंपरा दोनों में एक संतुलन होना चाहिए। सालों बाद दिल्ली के लोग जो भावनाएं इस इतने बड़े त्योहार से जुड़ी है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे, दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से, और विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वयं भी, सब लोग, जनता, दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की सरकार भी पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्योहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। संतुलन बनाना जरूरी है परंपराओं में और पर्यावरण में। ये संतुलन दिल्ली सरकार इसका महत्व भी समझती है, इसकी सीरियसनेस और इस पे किस तरीके से कार्य करना है वो भी। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ दिल्ली सरकार लगातार पर्यावरण को दुरुस्त करने में लगी है, परंतु हमारी परंपराएं भी मेंटेन रहे, इस बात का अनुग्रह हमने कोर्ट से किया था। आप सब जानते हैं पिछले लंबे समय से दिल्ली के अंदर, NCR के अंदर दीपावली के पावन पर्व पे NCR को और दिल्ली को पटाखों से वंचित रखा जाता था। एक बहुत बड़ा विषय था, इस पे बहुत सवाल उठते थे कि एक ही धर्म के लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है, और एक धर्म के लोगों को पूरी दुनिया के अंदर जब इजाजत है तो दिल्ली NCR में क्यों रोका जा रहा है। और सच पूछो तो इस सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं था। मैं इस ऑर्डर का स्वागत करता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली और NCR के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ पटाखे चलाने की इजाजत दी है। अब आपको ये भी जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी कि ये ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और ये जो पटाखे अब तक आप जलाते आ रहे थे उनसे कैसे अलग होते हैं। तो ग्रीन पटाखे दिखने में, जलाने में और आवाज में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इन ग्रीन पटाखों से प्रदूषण बहुत कम फैलता है। ग्रीन पटाखों से धुआं कम निकलता है क्योंकि इसमें हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल बेहद कम मात्रा में किया जाता है। और भारत में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने
ऐसे खास किस्म के ग्रीन पटाखों को विकसित किया था। और ग्रीन पटाखों को बनाने के लिए और इन्हें बेचने के लिए कुछ खास कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। वही कंपनियां इन्हें बना सकती हैं और इन्हें आपको बेच सकती हैं। इसलिए हम भी आपसे आज ये कहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं दिल्ली और एनसीआर में, इस बार दिवाली खूब धूमधाम से मनाइए, पटाखों के साथ मनाइए, लेकिन सिर्फ ग्रीन पटाखे ही खरीदिए और ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग कीजिए दिवाली के दिन। आप अच्छे से दिवाली मनाएं, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखिए और दिल्ली की जो हवा है उसका भी आपको ख्याल रखना है। इसलिए अगर किसी भी दुकान पर, किसी भी बाजार पर अगर आपको दूसरे किस्म के पटाखे मिल रहे हैं तो उन्हें मत खरीदिए और सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही आप खरीदिए और अपने बच्चों को भी ग्रीन पटाखे ही चलाने के लिए दीजिए। हमारे देश में हमेशा से ये कहा जाता है कि दिवाली पर पटाखे जलाने की वजह से प्रदूषण फैलता है। आपने ये बात वर्षों से आप सुनते हुए आ रहे हैं कि पटाखे मत जलाइए, क्योंकि पटाखे जलाने से दिल्ली की हवा खराब हो रही है, प्रदूषण हो रहा है। और अगले दिन, दिवाली के अगले दिन सारे अखबारों में जो हेडलाइन होती थी वो ये होती थी कि कल पटाखे जलाने की वजह से रात को दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ गया। और ये इतना दबाव बढ़ा कि आखिरकार कुछ वर्षों के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पटाखों पर बैन लगा दिया गया। पटाखे तो वैसे सारे साल लोग जलाते हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया। कभी क्रिकेट मैच में भारत की टीम जीतती है तब पटाखे चलते हैं, नए साल पर जलते हैं, शादी ब्याहों में जलते हैं, कभी कोई और जश्न मनाना होता है तब भी पटाखे चलते हैं। लेकिन दिवाली पर चलने वाले पटाखे कुछ लोगों की आंखों में बड़े चुभ रहे थे, उन्हें ये शोर पसंद नहीं था और ऐसा लगा जैसे जो भारत के जो हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कृति के जो त्योहार हैं उनके खिलाफ प्रदूषण को एक हथियार बनाने की कोशिश हो रही है। जैसे होली के मौके पर यह कहा जाने लगा कि पानी बचाइए, दिवाली के मौके पर यह कहा जाने लगा कि पटाखे मत जलाइए। आज ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलीलों को भी बहुत ध्यान से सुनना और देखना चाहिए। और देखिए, इन चीजों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी अदालत में बहस का विषय बने हैं। जब पटाखों पर बैन था तब क्या दिल्ली की हवा साफ हो गई थी? सच यह है कि पटाखों पर बैन के दौरान भी प्रदूषण में कमी नहीं आई। वर्ष 2018 से लेकर 2024 के बीच कोविड के समय को अगर हम छोड़ दें तो दिल्ली के AQI में, यानी दिल्ली के प्रदूषण में कोई खास सुधार नहीं हुआ, पटाखों पर बैन लगाने के बावजूद। अब आपको दिल्ली में प्रदूषण के बारे में कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जरा देखिएगा। आज दिल्ली का AQI अधिकतम 213 था। कल यानी 14 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 211 था। इसका मतलब है कि दिल्ली की हवा अभी भी आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। दिल्ली में कल से ही प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक दिल्ली में पटाखे नहीं जलाए जा रहे, लेकिन प्रदूषण अभी से बढ़ने लगा है। तो आज आप ये देखिए कि आज दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, 200 के ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी तो कोई पटाखे नहीं जल रहे। तो बिना पटाखों के ये प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है? दिल्ली की जो हवा है ये कैसे खराब हो रही है? अब इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। इसमें वर्ष 2018, 2020 और 2023 में दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़े आपको यहां दिखाई देंगे। देखिए आप, पूरे साल में किस महीने में कितना प्रदूषण होता है यह आपको यहां पर नजर आ रहा है। और मैंने 3 साल आपके लिए खास तौर पर लिए हैं। और दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो नवंबर महीने के आखिर में, दिसंबर में और जनवरी के महीने में होता है। अब आप देख लीजिए कि इसमें जो गहरा हरा रंग है वो 2023 का है। 2023 में प्रदूषणों पर, पटाखों पर बैन लगा हुआ था, लेकिन तब भी प्रदूषण आपको वैसा ही नजर आएगा। देख लीजिए आप, 2018 में आप देख लीजिए, 2018 में जितना प्रदूषण था 2023 में उससे भी बढ़ गया। और पूरे साल का आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा कब प्रदूषण बढ़ता है। जनवरी में देखिए, जनवरी में, दिसंबर में और नवंबर में यह प्रदूषण बढ़ता है और बाकी पूरे साल यह प्रदूषण नीचे रहता है। अगस्त, जुलाई, अगस्त और सितंबर में सबसे कम रहता है, क्योंकि उस समय दिल्ली में बारिश आती है और बारिश की वजह से हवा साफ हो जाती है।
ये जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको हमारी मंशा ये बताने की है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज बताया गया, कि पटाखों पर बैन लगाने के बाद भी दिल्ली की हवा में कोई खास फर्क नहीं आया। तो फिर पटाखों पर बैन लगाने का फायदा क्या हुआ? अब बड़ी बात यह है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अगर आप पटाखों पर बैन लगा देंगे, बिना पटाखों के दिवाली मनाई जाने लगेगी। आज दिवाली और पटाखे एक साथ माने जाते हैं, बिना पटाखों के कोई दिवाली नहीं मानी जाती। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमेशा के लिए भूल जाएंगी कि कभी किसी जमाने में दिवाली पर पटाखे जला करते थे। आने वाली पीढ़ियां ये समझ नहीं पाएंगी कि पटाखों का महत्व क्या है दिवाली पर, और वो भी शायद किताबों में पढ़कर या पुराने वीडियोस देखकर बड़े हैरान होकर ये कहा करेंगे कि एक ज़माने में दिल्ली में दिवाली पर पटाखे जला करते थे, लेकिन अब दिवाली बिल्कुल शांत होती है। वाल्मीकि रामायण में यह बताया गया है कि जब 14 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में सड़क के दोनों ओर झंडे लगाए गए थे और फूल बरसाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया गया था। पुराणों में दिए जलाकर पूरे अयोध्या को रोशन करने का जिक्र भी मिलता है, लेकिन दिवाली की यह कहानी आज की पीढ़ी लगभग भूल चुकी है कि उस दिन क्या हुआ था जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे। क्योंकि हम धीरे धीरे अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, और आज की पीढ़ी को तो याद भी नहीं होगा कि पहले क्या होता था। ठीक इसी प्रकार से अब कुछ दशकों के बाद जो पीढ़ियां आएंगी, उन्हें पटाखों के बारे में भी कुछ याद नहीं रहेगा। आज अगर दिवाली पर पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई और हमने मिट्टी के दियों का इस्तेमाल तो पहले से ही बंद कर दिया है, तो आने वाली पीढ़ी शायद इस दिवाली को, जो आज आपको दिखाई देती है, दिए वाली दिवाली, पटाखों वाली दिवाली, शायद इसे पूरी तरीके से भूल जाएगी और हमारी ये परंपरा जो है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा कि दिवाली कैसे मनाई जाती थी, कैसे एक ज़माने में दिवाली पर दिए जलाए जाते थे और कैसे पटाखे चलाए जाते थे। इसलिए आज दिवाली की परंपराओं को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसके महत्व को समझ पाएं और दिवाली का जो मूल स्वरूप है वो हमारे आने वाले भविष्य में भी ऐसे ही बना रहे। दिल्ली में दिवाली के पटाखों के बाद अब अमेरिका में हुए एक जासूसी धमाके की कहानी आपको सुनाते हैं, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इस खबर को आप ध्यान से सुनिएगा। खबर से पहले जरा कल्पना कीजिए कि किसी देश का कोई बहुत ही बड़ा सुरक्षा सलाहकार, बड़े पद पर, महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो सुरक्षा सलाहकार है, विदेश विभाग का सलाहकार है, वो व्यक्ति अगर किसी दूसरे दुश्मन देश के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा जाए तो क्या होगा? आपको लगेगा जैसे ये कोई हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट है, आप कोई जासूसी उपन्यास पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। अमेरिका में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जहां पर भारतीय मूल के एक व्यक्ति जिनका नाम है एशले टेलिस, ये एशले टेलिस चीन के लिए अमेरिका की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। यानी जिस अमेरिका में रहते हैं, जिस अमेरिका के विदेश मंत्रालय में और सरकार में काम करते हैं, उसी अमेरिका के साथ गद्दारी कर रहे थे और सारी खुफिया जानकारियां चीन को दे रहे थे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय में सलाहकार और विदेश नीति के बहुत ही जाने माने मशहूर एक्सपर्ट 64 वर्ष के एशले टेलिस को अमेरिका की घरेलू जांच एजेंसी FBI ने गिरफ्तार कर लिया है। वो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में कॉन्ट्रैक्टर और कार्नेगी एंडाउमेंट नाम के एक इंटरनेशनल थिंक टैंक में टाटा चेयर पर सीनियर एक्सपर्ट हैं। यहां पर टाटा चेयर का मतलब यह है कि इस थिंक टैंक में टाटा कंपनी की फंडिंग के बदले एक खास पद बनाया गया है, जिस पर इस समय एशले टेलिस बैठे हुए थे, वो मौजूद थे। एशले टेलिस की कहानी हॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह है, जिसमें उन पर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को रखने और चीन के लिए जासूसी करने के आरोप हैं। अपने भारत विरोधी विचारों की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहते थे। वो भारत के कई पत्रकारों के पसंदीदा विदेश नीति एक्सपर्ट बन गए थे, क्योंकि वो हमेशा मोदी सरकार की आलोचना किया करते थे। और अब उन्हें अमेरिका में चीन के लिए जासूसी करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां
चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में एशले टेलिस के घर से FBI को 1000 से ज्यादा पन्नों के टॉप सीक्रेट और सीक्रेट मार्किंग वाले दस्तावेज मिले हैं। FBI के मुताबिक एशले टेलिस को सितंबर और अक्टूबर में भी अमेरिका के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के दफ्तरों में दाखिल होकर खुफिया दस्तावेज प्रिंट करते हुए देखा गया, जिनमें अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की जानकारियां थीं और वहां से उन्हें एक ब्रीफकेस के साथ बाहर निकलते हुए भी देखा गया। शनिवार यानी 11 अक्टूबर को एशले टेलिस को अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन वो रोम जाने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो रोम के लिए रवाना होते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इसके बाद 13 अक्टूबर को उनके खिलाफ आरोप तय किए गए और अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उन पर लग सकता है। इस मामले की सुनवाई वर्जीनिया की एक अदालत में होगी और अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि उन्हें जमानत मिलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जासूसी का मामला है। FBI ने भी ये बताया है कि एशले टेलिस ने पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में ही कई बार चीन के कुछ अधिकारियों से मुलाकात की थी। 15 सितंबर को ऐसी ही एक मीटिंग में वो एक लिफाफा लेकर चीन के अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तब उनके पास वो लिफाफा नहीं था। यानी उस लिफाफे में वो जरूर कुछ दस्तावेज लेकर गए होंगे और ये दस्तावेज उस लिफाफे के साथ उन्होंने उन चीन अधिकारियों को दे दिए और इसीलिए जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ में वो लिफाफा नहीं था। इस मीटिंग में वो चीनी अधिकारियों के साथ ईरान और चीन के अलावा अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी बात करते हुए सुने गए और तब उन्हें चीन के अधिकारियों से गिफ्ट में एक लाल रंग का बैग भी मिला था। अब आप सोचेंगे कि एशले टेलिस की पहुंच अमेरिका के इतने गोपनीय और टॉप सीक्रेट दस्तावेजों तक कैसे थी? तो इसका जवाब है कि खुद अमेरिका की सरकार से उन्हें टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला हुआ था। यानी वो अमेरिकी सरकार से जुड़े इन गोपनीय दस्तावेजों को जब चाहे तब देख सकते थे। यानी उन्हें पूरा एक्सेस था इन दस्तावेजों तक पहुंचने का, इन्हें पढ़ने का, और वो इसी का दुरुपयोग कर रहे थे, इसी एक्सेस का, इसी अनुमति का। वो पढ़ते थे इन सारे दस्तावेजों को, कई बार इनका प्रिंट आउट निकालते थे और फिर सारी जानकारी चीन को देते थे। अमेरिका का एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में एशले टेलिस को भारत में राजदूत बनाया जा सकता था। एक बार ऐसी संभावना पूरी बन गई थी कि उन्हें भारत का राजदूत बनाया जा रहा था। हालांकि तब किसी वजह से उनकी ये नियुक्ति नहीं हो पाई। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर ये व्यक्ति भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त हो जाता तो क्या होता। अमेरिका में रहते हुए ये जासूसी कर रहा था और चीन की मदद कर रहा था। भारत में अगर ये आ जाता अमेरिकी राजदूत बनकर, तो भारत में ये क्या करता, मुझे इस पर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इससे पता चलता है कि एशले टेलिस का अमेरिका की राजनीति में कितना प्रभाव था और कितने ऊंचे लोगों तक वो जुड़े हुए थे। एशले टेलिस का जन्म वर्ष 1961 में मुंबई में हुआ था और उन्होंने मुंबई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से BA और इकोनॉमिक्स में MA किया था। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पॉलिटिकल साइंस में PhD किया। वर्ष 2001 में उन्हें अमेरिका के विदेश मंत्रालय में सलाहकार बना दिया गया और पिछले 25 साल से वो अमेरिका की सरकार में इसी महत्वपूर्ण पद पर बने हुए हैं। इस दौरान कितनी ही सरकारें आईं, कितने ही राष्ट्रपति आए और चले गए, लेकिन ये व्यक्ति विदेश मंत्रालय में सलाहकार बना रहा। एशले टेलिस ने भारत और दक्षिण एशिया के मामलों पर अमेरिका की अलग अलग सरकारों को सलाहें दी, क्योंकि वो सलाहकार थे। एशले टेलिस ने वर्ष 2008 में भारत और अमेरिका के बीच हुई सिविल न्यूक्लियर डील में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा, इस पर बहुत विवाद भी हुआ था और इससे दोनों देशों के रिश्तों में इसे एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता माना जाता है। इस समझौते में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के कार्यकाल में एशले टेलिस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी शामिल थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा
और विदेश नीति के मामलों पर सलाह देती है। वो अमेरिका में कई बड़े इंटरनेशनल थिंक टैंक में काम कर चुके हैं। थिंक टैंक क्या होता है? थिंक टैंक एक ऐसी संस्था होती है जो रणनीति और अर्थव्यवस्था सहित दूसरे मुद्दों पर बहुत गहराई से रिसर्च और विश्लेषण करके सरकारों को अपने सुझाव देती है। उसे कहते हैं थिंक टैंक। और एशले टेलिस को अमेरिका की नागरिकता भी मिल चुकी है। यानी यह व्यक्ति भारत में पैदा हुआ था, भारतीय है, भारतीय मूल का है, मुंबई में पढ़ा है, लेकिन उसके बाद अमेरिका चला गया, अमेरिका का नागरिक बन गया, अमेरिका की सरकार में काम करने लगा एक बहुत बड़े पद पर, और फिर चीन का जासूस बन गया। एशले टेलिस को पहले भारत और अमेरिका के बीच करीबी संबंधों का समर्थक माना जाता था, लेकिन जैसे ही यूपीए की सरकार हटी और मोदी सरकार आई तो पिछले 10 वर्षों में वो भारत से अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों की आलोचना करने लगे। पिछले 10 साल से वो ये कहते रहे कि भारत को लेकर अमेरिका की दोस्ती वाली विदेश नीति सही नहीं है, क्योंकि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई तब से भारत के अमेरिका के साथ संबंध सुधरने लगे। लेकिन ये बात इस व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी और उसके बाद से ही ये अमेरिका की विदेश नीति की आलोचना करने लगा, भारत की आलोचना करने लगा। और उनकी राय ये थी कि भारत पर इतना बड़ा दांव लगाकर अमेरिका ठीक नहीं कर रहा, अमेरिका भारत को इतना दोस्त बनाकर, अपना करीबी बनाकर ठीक नहीं कर रहा। और हाल ही में उन्होंने अमेरिका की एक फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है इंडियाज ग्रेट पावर डिल्यूजन्स, यानी एक सुपर पावर बनने की जो गलतफहमी है भारत की, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा और ना ही कभी भविष्य में अमेरिका या चीन को टक्कर दे पाएगा। फिर वो लिखते हैं कि भारत की राजनीति में हिंदू राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता पर हावी हो रहा है और भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। वो लिखते हैं भारत में धीरे धीरे तानाशाही जैसा माहौल पैदा हो रहा है और मोदी सरकार ने अपने विरोधियों और विपक्षी पार्टी के नेताओं को दबाने के लिए, सताने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और वो ये भी लिखते हैं कि वर्ष 2024 के चुनाव में बीजेपी बहुमत इसलिए हासिल नहीं कर पाई क्योंकि भारत के वोटर्स का भरोसा हिंदुत्व वाली राजनीति से उठ गया है। ये इनके विचार हैं। उनके ज्यादातर हर आर्टिकल में चीन की हमेशा तारीफ होती है और भारत की आलोचना। हैरानी की बात यह है कि उन्हें भारत की व्यवस्था में तानाशाही नजर आती है। वो अक्सर ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और चीन जहां पर लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, चीन जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाह सरकार चलती है, उस चीन में उन्हें कोई कमी नजर नहीं आती। तानाशाही वाले चीन की वो तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अब अमेरिका में एशले टेलिस पर चीन को ही गोपनीय दस्तावेज देने और चीन के लिए अमेरिका की जासूसी करने के आरोप लगे हैं और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब आपको बताते हैं कि किसी दुश्मन देश की जासूसी एजेंसी सुरक्षा सलाहकार जैसे लोगों को ही जासूसी के लिए क्यों चुनती है। आपने डीप स्टेट का नाम सुना होगा। आपने कभी कभी यह भी सुना होगा कि किसी खास चीज में विदेशी हाथ है, किसी विदेशी ताकत का हाथ है। ये विदेशी ताकत क्या होती है? ये विदेशी ताकत यही है जो इस समय आप देख रहे हैं। ये विदेशी ताकत दूसरे देशों के, अपने दुश्मन देशों के प्रभावशाली लोगों को तोड़कर, उन्हें गद्दार बनाकर अपने साथ मिला लेती है और फिर ये लोग रहते तो उसी देश में हैं, काम भी उस देश की सरकार के लिए करते हैं, लेकिन ये एजेंट बन जाते हैं किसी दूसरे देश के, क्योंकि ऐसे सलाहकार किसी भी सरकार के साथ सीधे तौर पर काम करते हैं। वो सरकारी नीतियों के बारे में सब जानते हैं, सरकार के फैसलों के बारे में जानते हैं, उनकी पहुंच बड़े बड़े अधिकारियों और गोपनीय दस्तावेजों तक होती है, उन्हें हर चीज पता होती है। ये सलाहकार अक्सर दुनिया के दूसरे देशों में मीटिंग्स और मुलाकातों के लिए भी जाते रहते हैं और जासूसी एजेंसियों के लिए इनसे जानकारी लेना बहुत आसान होता है। इसलिए दुश्मन देशों की जो जासूसी एजेंसियां हैं ऐसे लोगों को अपने साथ मिला लेती हैं। हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी और विदेश नीति के एक्सपर्ट्स एशले टेलिस की बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे और उनकी बातों को बड़ा महत्व हमारे यहां दिया जाता था। जब ये कहते थे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो हमारे देश का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमारे देश के जो अर्बन नक्सल्स हैं, हमारे देश के वो लोग जो देश को टूटता हुआ देखना चाहते हैं,
जो देश को कमजोर होता हुआ देखना चाहते हैं, वो इनकी बातों को बहुत बढ़ावा देते थे, इनकी बातों को चारों तरफ उनका प्रचार करते थे और कहते थे कि देखिए ये ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन अब यह पता चला कि ये चीन के एजेंट थे और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि चीन किस कदर अपने दुश्मन देशों की व्यवस्था के अंदर घुस चुका है। इस मामले में तो चीन ने एक भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना जो मौजूदा मोदी सरकार से नफरत करता है और जिस देश में रहता है, जिस देश में नौकरी करता है, जिस देश की सरकार के लिए काम करता है, उसी देश की जासूसी करके, उस देश से गद्दारी करके ये चीन का एजेंट बना हुआ था। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखते हैं और उन्हें सुनकर कई बार अपनी राय भी बना लेते हैं। ऐसे एक्सपर्ट्स के वेश में कई बार जासूस भी होते हैं, कई बार विदेशी देशों के एजेंट्स होते हैं, कई बार विदेशी ताकतों के एजेंट्स होते हैं जो कोई ना कोई पैसा लेकर या अपने किसी न किसी हित को साधने के लिए अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो रहते इसी देश में हैं लेकिन इस देश को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का हैं, पद यहीं से लेते हैं, पुरस्कार इसी देश से लेते हैं, पासपोर्ट इसी देश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काम करते हैं दुश्मनों के लिए। जब दुश्मन मजबूत होते हैं तो ये तालियां बजाते हैं और हमेशा जो दुश्मनों का नैरेटिव होता है उसे हमारे देश में सेट करते हैं। इसलिए आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अब हम लौटते हैं अपने ही देश में और बात करते हैं बिहार की चुनावी राजनीति में मुस्लिम फैक्टर की। मुस्लिम फैक्टर के बारे में आप बहुत सुनते होंगे। देश में कहीं भी चुनाव होता है तो मुस्लिम वोटर्स की बात जरूर होती है और कुछ खास पार्टियां हमारे देश में हैं जो हमेशा मुस्लिम फैक्टर की बात करती हैं, जो मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात करती हैं, जो हमेशा मुसलमानों को खुश रखती हैं और मुसलमान भी उन्हें अपनी पार्टी मानते हैं, इसलिए उन्हीं को वोट भी देते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पार्टियों को मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन वो मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहती। तो क्या बिहार में मुस्लिम केवल एक वोट बैंक है? आज हम इसी का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बिहार चुनाव के बारे में एक अपडेट देते हैं। आज बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जबकि मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। अब तक बीजेपी ने कुल मिलाकर 83 उम्मीदवारों को टिकट दिया है और इनमें से 43 टिकट सवर्णों को दिए गए हैं, 8 टिकट एससी और एसटी को दिए गए हैं, 13 टिकट ओबीसी को दिए गए हैं और 19 टिकट अति पिछड़ा वर्ग को दिया गया है। अभी तक 11 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है इन 83 में से। मैथिली ठाकुर को भी बीजेपी ने दरभंगा के अलीपुर विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है और मैथिली ठाकुर बीजेपी की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं। उनकी उम्र इस समय केवल 25 साल और 6 महीना है। मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाने से बीजेपी को पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में कुछ फायदा हो सकता है। आज जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और जेडीयू ने इसमें 9 टिकट अति पिछड़ा वर्ग को दिया है, 12 टिकट दलितों को, 20 टिकट ओबीसी को, 3 टिकट यादवों को और 13 टिकट सवर्णों को दिए हैं। एनडीए के एक और सहयोगी एलजेपी ने भी आज 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और एनडीए ने अभी तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। अब जो विपक्ष का महागठबंधन है उसमें अभी तक सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पाया है, तो इसलिए उनकी अभी टिकट की जो लिस्ट है वो उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई है। एक और पार्टी जो नई पार्टी इस बार आई है, जन स्वराज पार्टी। इस पार्टी के प्रशांत किशोर खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ये ऐलान अभी कर दिया है। तो प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बिना चुनाव लड़े अपनी पार्टी को लीड करेंगे, अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी और रणनीति पर अपना पूरा समय लगाएंगे, चुनाव प्रचार पर पूरा समय लगाएंगे, ना कि सिर्फ अपने चुनाव के बारे में सोचेंगे। अब देखिए, अब हम आते हैं बिहार में मुस्लिम वोटर्स पर। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है, लेकिन विधानसभा में मुसलमानों की हिस्सेदारी अब भी 8% से ज्यादा नहीं है और कभी भी ये 8% से ज्यादा नहीं रही। तो आबादी है 18%, लेकिन विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो है 8%।
अलग अलग पार्टियां अक्सर विनिंग फैक्टर के नाम पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट नहीं देते। बिहार में वर्ष 1952 से लेकर 2020 तक 4,971 विधायक चुने जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 390 मुस्लिम विधायक थे, यानी ये केवल 7.8% है शुरू से लेकर अब तक। बिहार में मुसलमानों को आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। कहा जाता है कि बिहार के मुसलमान आरजेडी को अपनी पार्टी मानते हैं, उसी को वोट देते हैं। और आज भी बिहार में कई सीटों पर आरजेडी की जीत सिर्फ मुसलमान वोटर्स की वजह से ही होती है। लेकिन क्या आरजेडी ने मुस्लिम नेताओं के साथ कभी न्याय किया है? अब आप बिहार में मुस्लिम विधायकों के बारे में कुछ आंकड़े देखिए। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की राजनीति में आरजेडी का दबदबा रहा, लेकिन उस दौर में भी मुस्लिम विधायकों की संख्या ज्यादा नहीं थी। 1990 में 20 मुस्लिम विधायक बने, 1995 में 19, वर्ष 2000 में 29 और वर्ष 2005 में 24 मुस्लिम विधायक बने थे। बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक वर्ष 1985 में थे, तब इनकी संख्या थी 34। बिहार में आज तक केवल एक बार अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बने हैं और वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। बिहार में कभी भी कोई मुस्लिम नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना, उप मुख्यमंत्री नहीं बना। हालांकि तेजस्वी यादव, जो यादव समुदाय से आते हैं, खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर तेजस्वी यादव चाहते तो आरजेडी से किसी मुस्लिम नेता को अपनी जगह डिप्टी सीएम बना सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद बनना बेहतर समझा क्योंकि वो यादव समुदाय से आते हैं। 2020 में आरजेडी ने 17 मुसलमानों को और 40 यादवों को टिकट दिया था। तो यहां देखिए, पिछले चुनाव में 17 मुसलमानों को और 40 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था आरजेडी ने, जबकि बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या है करीब 18% और यादवों की जनसंख्या है करीब 14.5%। यानी यादवों की जनसंख्या कम है लेकिन उन्हें टिकट ज्यादा मिलते हैं। मुसलमानों की संख्या ज्यादा है लेकिन उन्हें टिकट आधे मिलते हैं। अब आपको बिहार के मुसलमानों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र कई बार किया जाता है। फरवरी 2005 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और उस समय रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जो थी वो किंग मेकर की भूमिका में थी। उस समय रामविलास पासवान किंग मेकर थे। आरजेडी ने सरकार बनाने के लिए रामविलास पासवान से समर्थन मांगा तो रामविलास पासवान ने यह शर्त रखी कि किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री आप बनाएंगे तो मैं आपका समर्थन कर दूंगा और आपकी सरकार बना दूंगा। लेकिन आरजेडी किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव हुआ और आरजेडी हमेशा के लिए सत्ता से बाहर हो गया और आरजेडी की सरकार उसके बाद बहुमत आरजेडी को दोबारा कभी नहीं मिला। अब आपको बिहार के मुसलमान और उनकी जाति से जुड़ी राजनीति के बारे में बताते हैं। बिहार में हमेशा जातिगत राजनीति होती है और हमेशा हिंदू जातियों की चर्चा की जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बिहार अलग अलग जातियों में बटा हुआ है और ये जातियां हिंदू वोटर्स की जातियां हैं। लेकिन मुसलमानों में भी जातियां होती हैं और इनमें एक पिछड़ी जाति है पसमंदा। बिहार में 18% मुसलमानों में करीब 73% मुसलमान पसमंदा जाति के हैं। लेकिन 1952 से लेकर अब तक सिर्फ 70 पसमंदा मुस्लिम ही विधायक बने हैं। यानी बिहार में मुसलमानों को टिकट देने के मामले में भी मुस्लिम समाज के अंदर के जातीय समीकरण देखे जाते हैं। इसलिए आज बिहार के मुसलमानों के लिए और हमारे देश भर के मुसलमानों के लिए, हमारे जो मुस्लिम दर्शक हैं, हमारे देश के जो मुस्लिम नागरिक हैं, उनके लिए आज हम एक मांग उठाना चाहते हैं, खास तौर पर बिहार के मुसलमानों के लिए। और वो मांग ये है कि मुसलमानों पर राजनीति करने वाले इंडिया गठबंधन को, विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों को इस चुनाव से पहले यह ऐलान करना चाहिए कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो किसी मुस्लिम नेता को कम से कम उप मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे।
हम इंडिया गठबंधन की मजबूरी को समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री अगर उनकी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि लालू यादव अपने परिवार के बाहर किसी और यादव युवा को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। कहा तो यही जाता है कि इस कुर्सी पर कोई यादव बैठेगा, लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि वो यादव वो होना चाहिए जो पूरे यादव समाज में सबसे काबिल उम्मीदवार हो, सबसे बेहतर उम्मीदवार जो हो यादवों में, फिर आप उसे मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन यहां समस्या ये है कि मुख्यमंत्री सिर्फ लालू यादव के परिवार से ही बनेगा और वो होंगे तेजस्वी यादव अगर उनकी सरकार बनती है। इसलिए आज उन्हें यह वादा करना चाहिए कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कम से कम उप मुख्यमंत्री के पद पर वो किसी मुसलमान नेता को जरूर बैठाएंगे और बिहार के जो मुसलमान वोटर हैं उन्हें भी ये मांग उठानी चाहिए। अब बिहार के बाद चलते हैं गाजा। गाजा में कहने को तो शांति समझौता हो चुका है, लेकिन इसी के साथ वहां एक नए युद्ध की शुरुआत भी हो गई है। शांति समझौते के बाद गाजा में एक बार फिर से हमास के अत्याचार शुरू हो गए हैं। हमास ने गाजा में अपने एक विरोधी गुट के 50 से ज्यादा लोगों को मार डाला है, जिसकी विचलित करने वाली तस्वीरें गाजा से आई हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमास की सच्चाई समझने के लिए इन तस्वीरों को देखना आपके लिए जरूरी है। इन लोगों की हमास ने हत्या क्यों की? 8 लोग हैं। हमास ने इन 8 लोगों की हत्या इसलिए की क्योंकि उसका आरोप है कि ये इजराइल के जासूस हैं। तो इन्हें इजराइल का जासूस बताकर उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें सरेआम सड़क पर गोली मार दी। यहां भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन इजराइल के लिए हमास की दुश्मनी कम नहीं हुई है और हमास ने जानबूझकर गोली मारने का यह वीडियो बनाया ताकि दुनिया भर में इसकी चर्चा हो। हम आपको इन 8 लोगों को गोली मारने से ठीक पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोली मारने की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन हमास ने अब तक 50 से ज्यादा अपने विरोधियों को मार डाला है। सीज फायर के बाद हमास ने जिस बेरहमी से अपने विरोधियों की जान ली है, उससे स्पष्ट है कि वो गाजा की सत्ता में एक बार फिर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है और ये पकड़ जो है ये आतंकवाद के जरिए आ रही है, ये पकड़ कट्टरवाद के जरिए आ रही है और इस पकड़ को बनाने के लिए एक बार फिर से खून खराबे का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए 2 साल की लड़ाई के बाद भी गाजा में अब भी शांति नहीं है और आज भी डर का माहौल है। अब गाजा में पहली बार हमास के लड़ाके अपनी इस खास यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 साल से ये यूनिफॉर्म दिखाई नहीं दी थी। अब सोचिए, इजराइल ने गाजा में हमास के 20,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार दिया है। इन हमलों के दौरान ये सारे लड़ाके जो थे ये अंडरग्राउंड हो गए थे, ये छिप गए थे और अब शांति समझौता होते ही ये सारे लड़ाके बाहर आ गए हैं और अब ये सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे हैं। गाजा में कोई पुलिस या कानून का शासन नहीं है, इसलिए वहां के लोगों के लिए ऐसी घटनाएं उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं। ऐसी घटनाएं वहां पर आम बात है। इजराइल की सेना के गाजा में पीछे हटते ही हमास उन हथियारबंद गुटों पर हमले कर रहा है जो इजराइल के कब्जे के दौरान कुछ दिनों के लिए ताकतवर हो गए थे। और हमास के एक शक्तिशाली विरोधी गुट का नाम है डॉग मुश, जो हमास के साथ नहीं है लेकिन गाजा के एक इलाके में अपना असर जरूर रखता है। और डॉग मुश गुट और हमास के बीच पुरानी दुश्मनी रही है। यह भी कहा जाता है कि इसी दुश्मनी के कारण इजराइल डॉग मुश का समर्थन करता है। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर युद्ध विराम इसी तरह जारी रहा तो हमास अगले ही कुछ हफ्तों में गाजा पर पूरी तरह से फिर से कब्जा कर लेगा। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि गाजा में सीज फायर तो हो गया, लेकिन वहां हमास के हमले बंद नहीं हुए हैं, वहां खून खराबा बंद नहीं हुआ है और गाजा का भविष्य आज भी उतने ही अंधेरे में है जितना पहले था। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पिछले 8 सालों में हमारे देश में हाथियों की संख्या 7,500 घट कैसे गई। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर।
अपनी खेती की शुरुआत स्वराज से की, लेकिन अब एक नया ट्रैक्टर ले रहा हूं और ये भी स्वराज है। जोश है नया, क्योंकि स्वराज से बेहतर है सिर्फ स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे, और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राग हो रवाग हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे, और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। वर्ष 1971 में एक बड़ी सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था हाथी मेरे साथी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और एक हाथी के बीच एक बहुत ही इमोशनल रिश्ता दिखाया गया था। वर्ष 2022 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था द एलिफेंट विस्परर्स। ये एक डॉक्यूमेंट्री थी और ये फिल्म भी एक परिवार और एक अनाथ हाथी के रिश्ते को दिखाती है। और ये फिल्म भी बेहद लोकप्रिय हुई थी, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। लेकिन अब इन हाथियों पर पर्यावरण मंत्रालय ने एक चिंता में डालने वाली रिपोर्ट जारी की है। भारत में जंगली हाथियों की संख्या में हाल के वर्षों में 25% से भी ज्यादा की कमी आ गई है। वर्ष 2017 में भारत में 29,964 हाथी थे, जबकि आज ये घटकर 22,446 रह गए हैं। यानी वर्ष 2017 से 2025 के बीच इन 8 वर्षों में करीब 7,500 हाथी कम हो गए। भारत में पहली बार डीएनए पर आधारित एक टेक्नोलॉजी से हाथियों की गिनती की गई है और यह रिपोर्ट हाथियों की बिल्कुल सटीक संख्या बताती है, क्योंकि जिस तरह से हर इंसान का एक अलग फिंगरप्रिंट होता है, एक अलग डीएनए होता है, उसी तरह से हर हाथी का भी एक अलग डीएनए होता है। भारत में हाथियों के 4 बड़े इलाके माने जाते हैं। पश्चिमी घाट में कुल मिलाकर 11,934 हाथी हैं। उत्तर पूर्वी घाट और ब्रह्मपुत्र नदी के इलाके में 6,500 से ज्यादा हाथी हैं। शिवालिक पहाड़ों और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 2,000 से ज्यादा, और मध्य भारत और पूर्वी घाट में 1,891 हाथी। यानी देश में कुल मिलाकर अगर अनुमानित जो संख्या है हाथियों की वो है 22,446। ये उसका ब्रेकअप है कि किस किस क्षेत्र में कितने हाथी हैं। अब मैं आपको उन 5 राज्यों के नाम दिखाता हूं जहां हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके मुताबिक भारत में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में है। हाथियों की संख्या कम होने की 3 बड़ी वजह है। पहला, जंगलों की कटाई। इससे हाथियों के रहने के लिए लगातार जो जगह है वो कम होती जा रही है, और बार बार हम ये बात इस मंच से उठाते हैं कि इंसान और जानवरों के बीच में आजकल एक क्लैश चल रहा है आपस में, और वो ये है कि इंसान जानवरों के रहने की जगह को धीरे धीरे छीनता जा रहा है। हम प्रकृति से उसकी जगह को छीन रहे हैं। अब हाथियों के रहने के लिए जंगलों में भी जगह कम पड़ रही है। तो पहली वजह यह है। दूसरी वजह है सड़कें, रेलवे लाइन और बिजली के तार। इससे हाथियों का जो कॉरिडोर है चलने का वो ब्लॉक हो जाता है, हाथियों का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और बिजली के तार कई बार हाथियों की मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं, क्योंकि हाथियों को पता नहीं होता, उन्हें करंट लग जाता है और हाथी मारे जाते हैं। तीसरा कारण है खेती और खनन। ये इंसान और हाथियों के बीच टकराव का एक बड़ा कारण है। एक अच्छी खबर यह है कि हाथी दांत के लिए हाथियों के पोचिंग यानी शिकार में अब कमी आई है। हाथियों को बचाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह काम इतना कठिन भी नहीं है। हाथियों के कॉरिडोर्स का संरक्षण होना चाहिए, जिससे हाथियों का झुंड पूरी आजादी के साथ जंगल में अपने इलाके में घूम सके। उनके प्राकृतिक निवास स्थान की बहाली होनी चाहिए।
ताकि हाथियों को उनका खाना मिलता रहे और हाथियों के शिकार और जंगलों की कटाई के खिलाफ सरकारों को सख्त कदम उठाने होंगे। हाथी भारत में हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म में आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें भगवान गणेश का रूप माना जाता है। सफेद हाथी ऐरावत को भगवान इंद्र का वाहन कहा जाता है। देवी लक्ष्मी का एक नाम है गज लक्ष्मी, जिसमें वो हाथी पर विराजमान दिखती हैं। पूरे भारत के मंदिरों और त्योहारों में हाथियों का एक सम्मानित स्थान है और उनकी पूजा भी की जाती है। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, हाथी हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुराने जमाने में जो युद्ध हुआ करते थे, उनमें भी हाथियों का इस्तेमाल होता था। भारत में हाथी सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं है, वो आस्था, परंपरा और प्रकृति के संतुलन का एक प्रतीक है। हाथी हमारा दोस्त है, हाथी हमारी पहचान है और हाथियों का संरक्षण करने के लिए उनकी गिनती करने से ही कुछ नहीं होगा। उसके साथ साथ उनके रहने की जगह, जहां से जिन रास्तों से वो चलकर जाते हैं, उन रास्तों की रक्षा, इंसानों के साथ उनके संघर्ष को कम करने की भी कोशिशें हमें करनी होंगी। अगर अब भी हाथियों के हैबिटेट और कॉरिडोर्स की सुरक्षा नहीं की गई, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हाथी ऐसा ना हो कि सिर्फ किताबों में रह जाएं और सिर्फ वीडियोस ही बचें इन हाथियों के बारे में। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज ट्रैक्टर खुद को हमेशा फ्यूचर रेडी रखना चाहता है, ताकि वो खेती के चैलेंजेस का सामना कल भी कर सके। इसीलिए स्वराज ने एक फ्यूचरिस्टिक प्लांट बनाया है, जहां इसके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होती है। हर आने वाले कल के लिए तैयार है आज मेरा नया स्वराज। हेलो जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला, जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हेलो जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अमीर होने के 2 ही तरीके हैं। पहला, वो सब कुछ पा लेना जो आप चाहते हैं, और दूसरा, जो आप पा चुके हैं उससे संतुष्ट हो जाना। नमस्कार।